हेलो एवरीवन, एक बार फिर से ही अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मैं आपका साथी दिनेश चौधरी। दोस्तों, एक बहुत ही खुशखबरी की बात यह है कि जो कृषि पर्यवेक्षक की तैयारी करने वाले विद्यार्थी हैं उनके लिए सरकार के द्वारा 1000 पोस्टें और बढ़ा दी गई है। तो दोस्तों, अब जो भी विज्ञप्ति आने वाली है, जो भी वैकेंसी होगी वो लगभग 1882 पोस्टों की होगी। तो अपनी तैयारी को लगातार आप बरकरार रखिए, मेहनत करते रहिए, जिद और जुनून के साथ आपको सफलता मिलेगी। दोस्तों, अगर आप अपनी तैयारी को जिद और जुनून और मेहनत से करते रहोगे तो आपको निश्चित रूप से सफलता मिलेगी। दोस्तों, आप अपनी तैयारी को इस प्रकार कीजिए कि मेरे को और सिर्फ अपनी एक ही सीट से मतलब है, ना कि 1882 सीटों से मेरे को मतलब है। अगर आप अपनी एक सीट के लिए लड़ाई लड़ोगे तो निश्चित रूप से आपको सफलता मिलेगी, निश्चित रूप से आपका सिलेक्शन होगा। लेकिन आप अगर ये सोचोगे कि 1882 पोस्ट है या 1000 पोस्ट है या 882 पोस्ट है, तो आपका सिलेक्शन कभी भी संभव नहीं होगा। दोस्तों, इसके साथ साथ ही मैं बात करूं जेट वाले विद्यार्थियों के लिए, तो जेट वाले विद्यार्थियों की एग्जाम 11 जुलाई को फिक्स होनी है। दोस्तों, आगे बढ़ने की कोई संभावना नहीं है, तो अपनी तैयारी 11 जुलाई को आधार मान के कीजिए। जो भी आपको समस्या है वो हमें आप बताइए, हम आपकी समस्या का समाधान करेंगे। दोस्तों, क्योंकि ये वक्त ऐसा है, अगर वक्त के साथ व्यक्ति नहीं चलता है तो वक्त बहुत आगे निकल जाता है, व्यक्ति बहुत पीछे रह जाता है। दोस्तों, वक्त जिसका होता है सब कुछ उसका होता है, और जिसका वक्त नहीं होता उसका माँ बाप के सिवा कभी कोई नहीं होता। दोस्तों, तो लगातार आप वक्त के साथ चलिए, वक्त के साथ आप मेहनत कीजिए, तब आपको सफलता निश्चित रूप से मिलेगी। दोस्तों, वक्त जिसका सही है सब कुछ उसका सही है। तो दोस्तों, आप वक्त के साथ मेहनत करते रहिए, अपनी रेगुलर मेहनत को रखिए, आपको सफलता निश्चित रूप से मिलेगी। आज अपन नए टॉपिक के साथ मिलते हैं। बहुत ही बेहतरीन टॉपिक है, जेट आईसीआर बीएचयू कृषि पर्यवेक्षक की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यहाँ से लगभग बार एक आधा क्वेश्चन पूछा जाता है। आज अपन बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल। सॉइल के वर्गीकरण की बात करें तो दोस्तों, जब भी सॉइल का वर्गीकरण किया जाता है तो सबसे पहले जो यूनिट होती है वर्गीकरण की वो होती है ऑर्डर, और दूसरी में बात करूं तो जो भी वर्गीकरण की जो सबसे अंतिम इकाई होती है, जो लास्ट यूनिट होती है, वो क्या होती है दोस्तों? सीरीज होती है। अब अपन बात करते हैं जब भी सॉइल का वर्गीकरण किया जाता है किसके आधार पे? 7th एप्रोक्सीमेशन के आधार पे यूएसडीए द्वारा, 7th एप्रोक्सीमेशन के आधार पे यूएसडीए द्वारा। यूएसडीए क्या है दोस्तों? यूनाइटेड स्टेट ऑफ डेवलपमेंट एग्रीकल्चर। यूएसडीए क्या है दोस्तों? यूनाइटेड स्टेट ऑफ डेवलपमेंट एग्रीकल्चर। इसके द्वारा 7th एप्रोक्सीमेशन के आधार पे, या अपन ऐसे कहते हैं मॉडर्न क्लासिफिकेशन के आधार पे, मृदा को कितने ऑर्डर्स में बांटा गया है दोस्तों? 12 ऑर्डर्स में बांटा गया है। फिर इसके बाद अपन बात करें, मृदा का जो वर्गीकरण होता है वो एक क्रम में होता है। जैसे अपन अपनी भी बात करते हैं तो पहले अपने जो वंश वगैरह, जाति वगैरह, समूह वगैरह होते हैं, अपन अपनी जो जंतु जगत की बात करें तो वंश, जाति वगैरह, ऑर्डर वगैरह, सब ऑर्डर वगैरह ऐसे होता है। तो वैसे ही अपन किसका करते हैं? सॉइल का भी वर्गीकरण कर सकते हैं। पहले अपन बात करते हैं जैसे सॉइल का वर्गीकरण किन किन जो इकाइयां होती है उनमें किया जाता है। तो सबसे पहले अगर अपन बात करें तो सॉइल का वर्गीकरण जब भी किया जाता है तो सबसे पहले उसको किस में बांटा जाता है दोस्तों? ऑर्डर्स में बांटा जाता है। और कितने ऑर्डर्स में बांटा जाता है? 12 ऑर्डर्स में बांटा जाता है। ऑर्डर्स के बाद सॉइल का अगर क्लासिफिकेशन किया जाता है तो किसमें किया जाता है दोस्तों? सब ऑर्डर में किया जाता है। किसमें किया जाता है? सब ऑर्डर में। और सब ऑर्डर कितने होते हैं? 63 होते हैं दोस्तों। फिर अपन बात करें सब ऑर्डर के बाद, तो सब ऑर्डर के बाद अगर सॉइल का क्लासिफिकेशन किया जाता है तो किसमें किया जाता है? ग्रेड ग्रुप में किया जाता है दोस्तों। किसमें किया जाता है? ग्रेड ग्रुप में किया जाता है। और ग्रेड ग्रुप कितने होते हैं आपको बता दें, 250 ग्रेड ग्रुप होते हैं दोस्तों। इसके बाद अगर अपन बात करें तो ग्रेड ग्रुप के बाद अगर सॉइल का क्लासिफिकेशन किया जाता है तो किसमें किया जाता है दोस्तों? सब ग्रुप में किया जाता है। किसमें किया जाता है? सब ग्रुप में किया जाता है। और सब ग्रुप कितने होते हैं? लगभग अपन बात करें 1400 सब ग्रुप होते हैं। कितने होते हैं दोस्तों? लगभग 1400 सब ग्रुप में सॉइल का क्लासिफिकेशन किया जाता है। इसके बाद बात करें सब ग्रुप की, सब ग्रुप के बाद अगर बात करें तो सॉइल का क्लासिफिकेशन किसमें किया जाता है? फैमिली में किया जाता है। किसमें किया जाता है दोस्तों? फैमिली में किया जाता है। और फैमिली कितनी होती है? लगभग 8000 फैमिली में क्या किया जाता है? सॉइल का क्लासिफिकेशन किया जाता है। इसके बाद बात करें जो अंतिम यूनिट होती है, जो सॉइल क्लासिफिकेशन की लास्ट यूनिट होती है, उसकी अपन बात करें तो वो क्या होती है दोस्तों? सीरीज होती है।
क्या होती है, सीरीज होती है। और लगभग अगर सीरीज की बात करें तो सॉइल का क्लासिफिकेशन लगभग 19,000, कितनी दोस्तों, 19,000 सीरीज में क्या किया जाता है, सॉइल का क्लासिफिकेशन किया जाता है। तो ये तो हुई क्या सॉइल क्लासिफिकेशन की बात की, सॉइल का क्लासिफिकेशन कैसे किया जाता है। तो सबसे पहले जब भी सॉइल का क्लासिफिकेशन किया जाता है तो सबसे पहले किन में बांटा जाता है दोस्तों, ऑर्डर्स में बांटा जाता है। ऑर्डर्स के बाद किसमें किया जाता है दोस्तों, सब ऑर्डर्स में। सब ऑर्डर्स के बाद अपन बात करें तो किसमें, ग्रेड ग्रुप में। ग्रेड ग्रुप के बाद अगर अपन बात करें तो सब ग्रुप में। सब ग्रुप के बाद अगर अपन बात करें तो फैमिली। और लास्ट में किसमें बांटा जाता है दोस्तों, किसमें क्लासिफिकेशन किया जाता है, सीरीज में किया जाता है। तो यहाँ पे एक बार क्वेश्चन ऐसा भी आया हुआ दोस्तों कि जो सॉइल क्लासिफिकेशन की जो लास्ट यूनिट होती है वो क्या होती है, तो दोस्तों क्या होती है, सीरीज होती है। और कितनी सीरीजों में इसको डिवाइड किया जाता है, 19,000 सीरीजों में इसको डिवाइड किया जाता है। फर्स्ट ऑफ ऑल अपन बात करें तो जो मर्दा सॉइल क्लासिफिकेशन की फर्स्ट यूनिट होती है क्या होती है दोस्तों, ऑर्डर होती है। आपको ऐसे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि मॉडर्न क्लासिफिकेशन के आधार पे या यूएसडीए के द्वारा जो सॉइल है उसको कितने ऑर्डर्स में विभक्त किया गया, तो दोस्तों कितने में किया गया, 12। मॉडर्न क्लासिफिकेशन के आधार पे अगर इससे पहले अपन बात करते थे तो क्या करते थे, ओनली फॉर 10 ही ऑर्डर्स की अपन बात करते थे। आजकल कितने ऑर्डर हो गए, 12 ऑर्डर हो गए। तो अब जो भी क्वेश्चन आएगा वो कैसे आएगा, मॉडर्न क्लासिफिकेशन के आधार पे जो सॉइल ऑर्डर होते हैं उनकी संख्या कितनी है दोस्तों, 12 है। तो याद रखिए 12 संख्या आपको कभी भी पूछी जा सकती है। अब अपन बात करते हैं ऑर्डर्स की। ऑर्डर क्या होते हैं, अब यहाँ पे जो ये वर्गीकरण किया गया है, मर्दा का जो क्लासिफिकेशन किया गया है ऑर्डर्स में जो इसको विभक्त किया गया है सेवंथ अप्रोक्सीमेशन के आधार पे, ये कैसे किया गया है दोस्तों, ये अपन माने कि उसकी जो उत्पत्ति है, ना कि उत्पत्ति के आधार पे किया गया है, ये उसके कैरेक्टर्स या फिर उसकी प्रॉपर्टीज की बात करें तो उसके गुण और लक्षणों के आधार पे मर्दा के गुण और उसके लक्षणों के आधार पे यहाँ पे क्या किया गया है, मर्दा का वर्गीकरण किया गया है। तो दोस्तों अब अपन बात करते हैं जो भी मर्दा के 12 ऑर्डर्स हैं, ऑर्डर्स की अपन एक एक आसानी से बात करते हैं, अच्छे से आपको समझ में आएंगे। आप बस लगातार आप देखते रहिए, आपको बहुत अच्छे से समझ में आएंगे। अब अपन बात करते हैं 12 ऑर्डर। 12 ऑर्डर्स की अपन बात करें तो दोस्तों अपने कौन सा आता है, पहले अपन बात करें एरिडोसोल, दूसरा अपने वर्टिसोल, तीसरी बात करें एंडीसोल, चौथी अपन बात करें जेलिसोल, पांचवी अपन बात करें एल्फिसोल, छठवीं अपन बात करें तो मोलिसोल, सातवीं अपन बात करें तो कौन सा हो जाएगा दोस्तों, इंसेप्टिसोल। इंसेप्टिसोल के बाद अपन बात करें तो स्टोसोल, स्टोसोल के बाद अगर अपन बात करें तो ऑक्सीसोल, ऑक्सीसोल के बाद बात करें अल्टीसोल, अल्टीसोल के बाद अगर अपन बात करें तो कौन सा होता है, स्पेडोसोल, स्पेडोसोल के बाद में अंतिम में अपना कौन सा आता है, एंटीसोल। कौन सा आता है दोस्तों, एंटीसोल। तो ये तो हुए अपने क्या 12 ऑर्डर्स। अब 12 ऑर्डर्स का नाम याद करना ही काफी ज्यादा मेरे को यूं लगता है लोगों को कठिन लगता है। तो दोस्तों इसके लिए आपके लिए बहुत ही अच्छी ट्रिक के साथ मैं आपको बताता हूं कि किस प्रकार से आपको क्या करने हैं, ऑर्डर याद करने हैं दोस्तों। आइए अपन ओनली फॉर 12 लेटर लिखेंगे, उनमें अपने सारे के सारे 12 ऑर्डर्स आ जाएंगे। यहाँ पे देखिए आप, पहला अपन ने क्या लिखा ए, फिर दूसरा अपन लिखते हैं वेगामी हाउस, क्या लिखते हैं दोस्तों, वेगामी हाउस, ए वेगामी हाउस। अब इसके आधार पे आपको क्या होंगे, पूरे के पूरे 12 जितने भी अपने ऑर्डर थे वो सारे के सारे यहाँ पे याद हो जाएंगे दोस्तों। ए से बात करें अपन, ए से क्या आ जाएगा अपना एरिडोसोल, दूसरी अपन बात करें वी, वी से अपना क्या आ जाएगा वर्टिसोल, ए से अपना क्या आ जाएगा एंडीसोल, जी से अपना क्या आ जाएगा जेलिसोल। ये दोनों के दोनों ऑर्डर क्या है दोस्तों, नए ऑर्डर है। दो जो ऑर्डर थे वो क्या थे, नए जो दो ऑर्डर ऐड हुए थे वो कौन से थे, एंडीसोल और जेलिसोल। इसके बारे में अपन आगे बात करेंगे क्या होते हैं एंडीसोल और जेलिसोल। इसके बाद बात करें एल्फिसोल, एल्फिसोल के बाद बात करें अपन मोलिसोल, मोलिसोल के बाद आता है इंसेप्टिसोल, इंसेप्टिसोल के बाद क्या आ गया दोस्तों, हिस्टोसोल, हिस्टोसोल के बाद आएगा ऑक्सीसोल, ऑक्सीसोल के बाद क्या आएगा अल्टीसोल, अल्टीसोल के बाद अपना कौन सा आएगा स्पेडोसोल, स्पेडोसोल के बाद की अपन बात करें तो कौन सा आता है दोस्तों अपना एंटीसोल। कौन सा आता है, एंटीसोल। तो ये अपने क्या हुए 12 के 12 ऑर्डर कंप्लीट होते हैं। तो आपको अगर ऐसे नाम याद ना हो तो दोस्तों अपनी ट्रिक देख लेना, ए वेगामी हाउस। क्या दोस्तों, ए वेगामी हाउस। इससे आपके कंप्लीटली जितने भी 12 ऑर्डर थे उनके नाम आसानी से आ जाएंगे। अगर आपको नाम याद आ जाता है तो फिर आप क्या कर सकते हो, उसका आराम से डिवाइडेशन कर सकते हो कि इसमें क्या होता है, इसमें क्या नहीं होता है। अब अपन बात करते हैं एक एक ऑर्डर की। सबसे पहले अपन बात करते हैं एरिडोसोल। एरिडोसोल की दोस्तों मैं बात करूं तो एरिडोसोल के द्वारा जो निर्मित मृदाएं होती है वो शुष्क क्षेत्रों में पाई जाती है। कहां पाई जाती है, शुष्क क्षेत्रों में पाई जाती है।
अपन कह सकते हैं कि जहां पानी की कमी होती है, मरुस्थलीय क्षेत्र होता है, वहां पे किस गण के द्वारा निर्मित मृदाएं पाई जाती है? एरिडोसोल की गण। एरिड का मतलब क्या होता है? शुष्क होता है। तो एरिडोसोल गण के द्वारा जो निर्मित मृदाएं होती है वो कहां पाई जाती है? शुष्क क्षेत्रों में या मरुस्थलीय क्षेत्रों में दोस्तों पाई जाती है। राजस्थान में अपन बात करें तो अपना जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर, जोधपुर वाला जो क्षेत्र है दोस्तों, उत्तरी पश्चिमी क्षेत्र की अपन बात करें तो उस क्षेत्र में अपने एरिडोसोल जो गण है उससे निर्मित मृदाएं पाई जाती है। नेक्स्ट में बात करता हूं दूसरे गण की। दूसरा गण आता है अपना कौन सा? वर्टिसोल। वर्टिसोल की बात करें तो दोस्तों वर्टी का अर्थ क्या होता है? यहाँ पे वर्टी का अर्थ होता है उलटना। वर्टी का अर्थ क्या होता है? उलटना। वर्टी का अर्थ उलटना होता है। तो यहाँ पे क्या होता है? मृदा में उलटने का गुण पाया जाता है। इस गण के द्वारा निर्मित जो मृदा होगी उसमें उलटने का गुण पाया जाता है। अब वो उलटने का गुण कैसा होता है दोस्तों? इसमें क्या होता है? जो गहरी काली मृदा होती है वो क्या करेगी? जल का अवशोषण करेगी। जल का अवशोषण करके क्या होती है दोस्तों? फूल जाती है। और जैसे जैसे उसमें क्या होगा? जैसे जैसे उसमें वाष्पोत्सर्जन या वाष्पीकरण की क्रिया के द्वारा जल की हानि होती जाएगी तो वो मृदा में क्या होती जाएगी? मृदा फटने लग जाएगी, अर्थात सिकुड़ने लग जाएगी। तो उसमें क्या हो जाएगी? दरारें आ जाएगी। तो ये गुण किस मृदाओं में पाया जाता है दोस्तों? जो वर्टिसोल गण के द्वारा जो निर्मित मृदाएं होती है उनमें कौन सा गुण पाया जाता है? उलटने का गुण या फैलने और सिकुड़ने का गुण पाया जाता है। तो यहाँ पे वर्टिसोल के द्वारा जो निर्मित मृदाएं होती है वो गहरे काले रंग की मृदाएं होती है। इस गण से निर्मित मृदाएं किस रंग की होती है? गहरे काले रंग की मृदा होती है। या अपन ऐसे कह सकते हैं कपास की खेती के लिए जो मृदाएं पाई जाती है वो कौन से गण से निर्मित होती है दोस्तों? वर्टिसोल गण से निर्मित होती है। या अपन ऐसे कहते हैं काली मृदाओं का निर्माण किस गण से होता है? तो कौन से गण से होता है दोस्तों? वर्टिसोल गण से इस मृदाओं का निर्माण होता है। दूसरी अपन बात करें इनमें क्या पाया जाता है? फूलने व सिकुड़ने का गुण पाया जाता है। अर्थात ये मृदाएं जल का अवशोषण करके फूल जाती है और वाष्पीकरण की दर से जब जल की हानि हो जाती है उस समय क्या हो जाती है? सिकुड़ने लग जाती है। तो ये गुण किन मृदाओं में पाया जाता है? वर्टिसोल गण से निर्मित मृदाओं में ये गुण पाया जाता है। दूसरी अपन बात करें एंडीसोल। एंडीसोल कौन सा गण था दोस्तों? न्यूज। जो नया अपने क्या था? एक दो नए अपने क्या जुड़े थे दोस्तों? नए जो ऑर्डर जुड़े थे उनमें से पहला कौन सा था? एंडीसोल। एंडीसोल क्या होता है दोस्तों? एंडीसोल जो गण है इससे निर्मित मृदाओं का निर्माण कैसे होता है आपको बता दूं। इससे निर्मित मृदाओं में जो रॉक फॉस्फेट होता है, फॉस्फेटिक युक्त जो उर्वरक होते हैं उनकी मात्रा क्या पाई जाती है? काफी ज्यादा पाई जाती है। ज्वालामुखी के फटने से या ज्वालामुखी फटेगा तो क्या होगा? लार्वा बाहर आएगा। लार्वा बाहर आएगा तो जैसे जैसे वो ठंडा होगा उसमें मिनरल्स काफी ज्यादा होते हैं। और उसमें जो अपन मेनली मिनरल्स की बात करें तो कौन से मिनरल्स ज्यादा पाए जाएंगे? रॉक फॉस्फेट या फॉस्फेटिक जो उर्वरक है, मिनरल्स होते हैं वो ज्यादा पाए जाते हैं। इसलिए फास्फोरस इन मृदाओं में क्या पाया जाता है? काफी ज्यादा पाया जाता है। अपन ये कह सकते हैं कि एंडीसोल गण के द्वारा निर्मित मृदाओं में क्या पाया जाता है? फास्फोरस की मात्रा काफी ज्यादा पाई जाती है दोस्तों। तो यहाँ पे एंडीसोल नया जो गण था उसमें क्या पाई जाती है? इससे निर्मित मृदाओं में फास्फोरस की अधिकता या फास्फोरस जो मिनरल्स होता है उसकी अधिकता पाई जाती है। दूसरा जो नया अपना ऑर्डर था वो कौन सा था दोस्तों? जेलिसोल। जेलिसोल की अपन बात करें तो जेलिसोल के द्वारा जो निर्मित मृदाएं होती हैं जहां बर्फ वाले क्षेत्र होते हैं, हिमालयन क्षेत्र कह सकते हैं, अपन शीत प्रदेश उन्हें कह सकते हैं। तो शीत प्रदेशों में जो निर्मित मृदाएं होती है, शीत प्रदेशों में निर्मित जो मृदाएं होती है वो किसके द्वारा होती है दोस्तों? जेलिसोल ऑर्डर के द्वारा होती है। जेलिसोल जो अपना गण होता है उसके द्वारा किन मृदाओं का निर्माण होता है? शीत प्रदेशों की मृदाओं का निर्माण होता है। तो अपन कहते हैं सॉइल मिक्सिंग की जो क्रिया होती है वो किस गण? सॉइल मिक्सिंग की जिन मृदाओं में क्रिया पाई जाती है वो किस गण के द्वारा निर्मित मृदाओं में पाई जाती है दोस्तों? जेलिसोल जो गण होता है, जेलिसोल जो अपना ऑर्डर होता है उससे निर्मित मृदाएं शीत प्रदेशों में पाई जाती है, ठंडे प्रदेशों में पाई जाती है। दूसरी अपन बात करें एल्फिसोल। एल्फिसोल क्या होता है दोस्तों? एल्फिसोल उन क्षेत्रों की मृदाएं होती है जहां अपन कह सकते हैं वन क्षेत्रों की मृदाएं, जहां काफी ज्यादा बारिश होती हो, जहां पे वन क्षेत्र हो, जहां पे कभी भी अपन क्या नहीं करते दोस्तों? खेती वगैरह की क्रिया नहीं होती, जहां पे भारी मात्रा में बारिश होती हो, वन क्षेत्रों की जो मृदाएं होती है अर्थात अपन कह सकते हैं अम्लीय जो मृदाएं होती है वो कौन से गण से निर्मित होती है दोस्तों? एल्फिसोल गण से निर्मित होती है। यहाँ पे अपन कह सकते हैं कि अम्लीय मृदाओं का निर्माण एल्फिसोल गण से होता है। कौन से गण से होता है दोस्तों? एल्फिसोल गण से होता है। इसके बाद बात करें अपन मॉलिसोल।
मोलिसोल गण के द्वारा निर्मित मृदाएं कौन सी होती है दोस्तों? जो घास क्षेत्र की मृदाएं होती है। घास क्षेत्र की जो मृदाएं होती है, मुलायम जो मृदाएं होती है, वो किस गण के द्वारा बनी होती है दोस्तों? और इससे मोलिसोल गण के द्वारा बनी होती है। तो मोलिसोल गण के द्वारा घास क्षेत्रों की जो मुलायम मृदाएं होती है, उनका निर्माण होता है। दूसरी अपन बात करें दोस्तों किसकी? इंसेप्टिसोल। इंसेप्ट का अर्थ क्या होता है दोस्तों? इंसेप्ट का अर्थ आपको बता दें। इंसेप्ट के अर्थ का मतलब क्या होता है? इंसेप्ट का मतलब हो गया क्या? युवा, शुरुआत। इंसेप्ट का अर्थ होता है शुरुआत वाली मृदाएं, मतलब जो शुरुआत में मृदाएं बनती है, युवा मृदाएं, जिनको नवीन मृदाएं कह सकते हैं, तरुण अवस्था वाली जिनको मृदाएं कहा जाता है, वो मृदाएं कौन सी होती है? इंसेप्टिसोल गण के द्वारा बनी होती है। किस गण के द्वारा बनी होती है दोस्तों? इंसेप्ट का मतलब होता है शुरुआत, अर्थात शुरुआत में जो नई मृदाएं बनती है वो कौन से गण से बनती है दोस्तों? इंसेप्टिसोल गण के द्वारा निर्मित होती है। तो इंसेप्टिसोल के द्वारा कौन सी मृदाओं का निर्माण होगा दोस्तों? युवा मृदा, या अपन कह सकते हैं नवीन मृदा, या अपन कह सकते हैं तरुण मृदा या युवा मृदा, या इन्हें अपन कह सकते हैं जो शुरुआत में बनने वाली मृदाएं होती है, वो कौन से गण से बनती है दोस्तों? इंसेप्टिसोल गण से उनका निर्माण होता है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं, अपना दूसरा आता है हिस्टोसोल। हिस्टोसोल बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, यहाँ पे इंपॉर्टेंट लगा लेना, यहाँ से क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है। हिस्टोसोल कौन सा होता है? इस गण से जो निर्मित मृदाएं होती है वो कार्बनिक मृदाएं होती है। और कार्बनिक मृदाएं किन्हें कहा जाता है दोस्तों? कार्बनिक मृदाएं वे मृदाएं होती है जिनमें ऑर्गेनिक मैटर क्या पाया जाता हो? अबव 20%, अर्थात वे मृदाएं जिनमें कार्बनिक पदार्थों की मात्रा 20% से ज्यादा पाई जाती है, वे मृदाएं कौन से गण से निर्मित होती है दोस्तों? हिस्टोसोल गण के द्वारा निर्मित होती है। या अपन कह सकते हैं कार्बनिक मृदाओं में 20% से अधिक क्या पाया जाता है? कार्बनिक पदार्थ पाया जाता है। या हिस्टोसोल से बनने वाली जो मृदाएं होती है उनमें कार्बन की मात्रा कितनी होती है दोस्तों? 20% से अधिक होती है। तो यहाँ पे अपना हो गया हिस्टोसोल की अपन बात करें तो कार्बनिक मृदाएं इससे निर्मित होती है। इन मृदाओं में 20% से अधिक क्या पाई जाती है? कार्बनिक पदार्थों की मात्रा पाई जाती है। नेक्स्ट अपना आता है कौन सा दोस्तों? ऑक्सीसोल जहां क्या होंगे? उष्ण क्षेत्र, गर्म क्षेत्र होंगे तो दोस्तों क्या होगी? नमी की मात्रा कम होगी। नमी की मात्रा क्या होगी? तो वहां की मृदाओं में क्या होगा? काफी ज्यादा अपरदन होगा। तो जो अपना गण है कौन सा? ऑक्सीसोल। अपन बात करें ऑक्सीसोल गण के द्वारा जो निर्मित मृदाएं होती है वो उष्ण क्षेत्रों में पाई जाती है। और इन मृदाओं में क्या होता है? सर्वाधिक अपरदन होता है। इन मृदाओं में क्या होता है दोस्तों? सर्वाधिक अपरदन होता है। तो ऑक्सीसोल गण के द्वारा निर्मित मृदाएं कैसी मृदाएं होती है दोस्तों? सर्वाधिक अपरदित मृदाएं होती है। फिर अपन बात करें नेक्स्ट अपना 11वां आता है कौन सा? स्पेडोसोल क्या होता है दोस्तों? स्पेडोसोल गण के द्वारा निर्मित जो मृदा होती है उसकी अगर अपन बात करें तो इसमें क्या होता है? जो अपनी अधो मृदा होती है, अधो मृदा में सेक्सवी ऑक्साइड और हुमस के जमा होने से जिन मृदाओं का निर्माण होता है, या अपन यूं कह दें कि अधो मृदा का निर्माण होना ही क्या कहलाता है? और जो अपना स्पेडोसोल गण के द्वारा जो अपनी अवमृदा अपन होती है, अवमृदा में जब सेक्सवी ऑक्साइड और हुमस के जमा होने से जिन मृदाओं का निर्माण होता है वो किस गण के द्वारा बनती है दोस्तों? स्पेडोसोल गण के द्वारा बनती है। स्पेडोसोल ऑर्डर के द्वारा उनका निर्माण होता है। तो अपन कह सकते हैं कि हुमस और जो सेक्सवी ऑक्साइड है वो क्या हो जाते हैं? जहां अपनी जो अधो मृदा है उसमें जमा होने से जिस मृदा का निर्माण होता है उसे अपन क्या कहते हैं? स्पेडोसोल गण के द्वारा निर्मित मृदा कह सकते हैं। दूसरे अपन बात करें सबके लास्ट में आती है अपनी कौन सी? एंटीसोल। एंटी का मतलब होता है बिल्कुल नहीं, एंटिक। अपन कह सकते हैं दोस्तों क्या? एंटिक चीज जो होती है, मतलब लाजवाब जो चीज होती है। यहाँ पे एंटीसोल से मतलब हो गया कि इस गण के द्वारा जो मृदा होगी वो क्या होगी? नवीनतम होगी। नवीनतम, या इसको अपन कह सकते हैं एलुवियल मृदा होगी। एलुवियल मृदा के अतिरिक्त अपन कह सकते हैं इसको जो जलोढ़ मृदा का निर्माण होता है वो कौन से गण के द्वारा होता है दोस्तों? एंटीसोल मृदा के द्वारा, एंटीसोल गण के द्वारा होता है। इसकी एक मुख्य विशेषता क्या होती है? इस गण के द्वारा जो निर्मित मृदाएं होती है दोस्तों उसमें क्या नहीं पाए जाते? सॉइल ओरिजिन अर्थात मृदा संस्तर कह सकते हैं अपन, मृदा संस्तर का क्या होता है? अभाव पाया जाता है। एंटीसोल के द्वारा निर्मित मृदाओं में क्या होगा दोस्तों? नवीन मृदा होती है। इसे अपन एलुवियल सॉइल कह सकते हैं, जलोढ़ मृदा कह सकते हैं। साथ ही अपन बात करें तो इनमें क्या होता है? मृदा संस्तरों का अभाव पाया जाता है, अर्थात इन मृदाओं में क्या नहीं पाए जाते? सॉइल ओरिजिन
नहीं पाए जाते। तो दोस्तों आपके ये क्या हुए, कंप्लीट 12 के 12 ऑर्डर हुए सॉइल ऑर्डर। इनको ध्यानपूर्वक देखिएगा, एक बार नहीं आप 2 बार अगर देखोगे तो आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। नाम याद करने के लिए मैंने आपको ट्रिक बता दी, ए वेगामी हाउस, इससे आप आसानी से 12 के 12 आपको नाम याद हो जाएंगे। और मैंने सबसे पहले आप अपन एक बार रिवाइज कर लेते हैं, देख लीजिए। सबसे पहले अपन ने क्या बात की थी दोस्तों, सबसे पहले अपन ने ये बात की थी कि जो मृदा का वर्गीकरण होता है, सबसे पहले अगर मृदा को वर्गीकृत किया जाता है तो किसमें किया जाता है, ऑर्डर्स में किया जाता है। ऑर्डर्स के बाद अगर अपन बात करें तो किसमें, सब ऑर्डर्स में। सब ऑर्डर्स के बाद अगर इसको विभक्त किया जाता है, क्लासिफाइड किया जाता है तो किसमें, ग्रेड ग्रुप में। ग्रेड ग्रुप के बाद किसमें किया जाता है, सब ग्रुप में। सब ग्रुप के बाद अगर अपन बात करें तो फैमिलीज। फैमिलीज के बाद अगर अपन अंतिम में बात करें या लास्ट यूनिट की बात करें तो किसमें विभक्त किया जाता है, किसमें क्लासिफाइड किया जाता है दोस्तों, सीरीज में मृदा को क्लासिफाइड किया जाता है। तो ये क्या हुए, मृदा वर्गीकरण के जो अलग अलग इकाइयां थी वो हुई दोस्तों। अलग अलग इकाई अपन ने बताई कि पहली इकाई ऑर्डर, दूसरी सब ऑर्डर, तीसरी ग्रेड ग्रुप, चौथी क्या होती है, सब ग्रुप, पांचवी होती है फैमिलीज और छठवीं क्या होती है, क्या होती है दोस्तों, सीरीज। तो 6 इकाइयों में क्या किया जाता है, मृदा का वर्गीकरण किया जाता है। मृदा का वर्गीकरण आसानी से पहले अपन सबसे ज्यादा अपन 19,000 अपन सीरीज तो पढ़ नहीं सकते, तो अपन क्या करते हैं, ओनली फॉर इनके ऑर्डर्स का क्या करते हैं दोस्तों, क्लासिफिकेशन करते हैं और ऑर्डर्स को इनको पढ़ा जाता है। तो अपन 12 ऑर्डर्स की बात करें तो मृदा के टोटल ऑर्डर कितने होते हैं, 12 होते हैं। तो 12 ऑर्डर, इसको 12 ऑर्डर्स में किसके आधार पे वर्गीकृत किया गया दोस्तों, 7th एप्रोक्सीमेशन के आधार पे यूएसडीए के द्वारा। यूएसडीए क्या था, यूनाइटेड स्टेट ऑफ डेवलपमेंट एग्रीकल्चर, या अपन कहते हैं IEEE अपना जो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ सॉइल साइंस है उसके द्वारा क्या किया गया था, ऑर्डर्स 12 ऑर्डर्स में इसको वर्गीकृत किया गया था। 12 ऑर्डर्स अपन ने पढ़े, एक इसकी अपन ने ट्रिक भी देखी, ए वेगामी हाउस, इसके द्वारा आपको क्या आ जाएंगे दोस्तों, सारे ऑर्डर्स के नाम आसानी से याद हो जाएंगे। अब इसका जो वर्गीकरण किया गया वो किसको आधार मान के किया गया दोस्तों, जो इसकी प्रॉपर्टीज थी, कैरेक्टर थे, मृदा के जो कैरेक्टर है उसकी प्रॉपर्टीज के आधार पे इसको क्या मान के, आधार मानकर इसका वर्गीकरण किया गया है, ना कि अपन कहेंगे इसके ओरिजिन या उत्पत्ति के आधार पर इसका वर्गीकरण किया गया है। तो ये हुए आपके 12 ऑर्डर कंप्लीट दोस्तों। एक बार इनको ध्यानपूर्वक देख लेना, आपको निश्चित रूप से समझ में आएंगे। इससे ज्यादा आपको अच्छे से कोई समझा नहीं सकता, मेरे हिसाब से आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझाया गया है दोस्तों। अब अपन बात करते हैं क्या, जो अपनी एग्जाम की बात करें तो दोस्तों जेट वाले जो बच्चे हैं उनके लिए मैं बात करता हूँ। जेट की एग्जाम 11 जुलाई को होगी, मैंने ये शुरुआत में बता दिया। 11 जुलाई को आपका एग्जाम होना निश्चित है, तो अपनी तैयारी को बरकरार रखिए। किसी भी प्रकार की अगर आपको समस्या हो तो आप हमारे से संपर्क कीजिए, हमें बताइए, हम आपकी समस्या का बिल्कुल समाधान करने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों आप अपने चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। इसी जोश और जुनून के साथ अपन अगली क्लास में फिर मिलेंगे। इसके साथ साथ दोस्तों मैं आपको बता दूं, आप अपनी मेहनत को लगातार बरकरार रखिए, जिद और जुनून के साथ आप मेहनत कीजिए कि मेरे को इस बार सिलेक्शन लेना ही है। आपको सिर्फ और सिर्फ अर्जुन की तरह आपको सिर्फ अपनी जो अपनी मंजिल है दोस्तों, आपको क्या दिखना चाहिए कि अपनी जो मंजिल है चिड़िया की आंख है, अपन उसी के आधार पे आप अपनी मेहनत कीजिए, निश्चित रूप से आपको सफलता मिलेगी। आप चिड़िया को ना देख के ओनली फॉर चिड़िया की आंख पर ध्यान दीजिए। आप ये मत देखिए कितनी पोस्ट है, कितनी पोस्ट नहीं है, कितनी सीटें हैं, मेरा सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा। अगर आपने ईमानदारी से मेहनत किए और कठोर मेहनत किए, आप अगर मेहनत की धूप में अगर आप तपे हो तो निश्चित रूप से आपका सिलेक्शन होगा। अगर आप मेहनत की धूप में नहीं तपे हो और छल कपट से अगर आपने मेहनत किए तो सफलतापूर्वक क्या आपका सिलेक्शन बिल्कुल नहीं होगा दोस्तों। तो आप अपनी मेहनत को बरकरार रखिए, ईमानदारी से आप मेहनत करते रहिए, निश्चित रूप से आपका सिलेक्शन होगा। ये आप हमारी मनोकामना है आपके साथ। तो दोस्तों फिर मिलते हैं अगले वीडियो में इसी जोश और जुनून के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।